नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अथवा लुवास मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष के नंबर 1 मशरूम स्पान प्रयोगशाला, सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 106 और गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128 9812019128। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको इंकी कैप रोग अथवा जंगली खुम्भी रोग के बारे में बताते हैं, क्योंकि यह इंकी कैप रोग अथवा जंगली खुम्भी रोग जो है, ये अब आपको ये समझिए कि जैसे ही आप बिजाई करेंगे तो आपको सबसे शुरुआती दौर में, खासतौर से सीजनल मशरूम वालों के यहाँ, अर्थात आपके जो एसी मशरूम फार्म है, उनमें भी बोते के साथ ही, बीज की बिजाई के साथ ही, स्पॉन की बिजाई के साथ ही इसका दिखना चालू हो जाता है यदि आपके यहाँ गड़बड़ है। क्या इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि अगर आपने कंपोस्ट में जो है नमी ज्यादा कर रखी है और उसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, तो आप मान के चलिए कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा होने से और उसमें नमी ज्यादा होने से आपकी ये बीमारी जरूर जरूर दिखाई देगी आपको, और जरूर आपके बैगों में अथवा आपके फार्म में आएगी। क्यों? क्योंकि इस रोग को आमतौर पे किसान क्या समझता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब, आपने कैसा बीज दे दिया, अब की बार तो जंगली खुम्भी आ रही है। जैसा आप देख रहे होगे, आपको ये दिखाई दे रही है लंबी लंबी और दूसरे किस्म की, कई किस्म की, ये अलग अलग किस्म की खुम्बियां दिखाई दे रही हैं इसमें। ये जो है कोपराइनस एक प्रजाति है फंगस की, उसकी वजह से आती है। तो ये आएगी इसमें, और आने का कारण भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको हम दो तरीके से मान सकते हैं। एक तो ये कि ये आपका जो मशरूम का ये रोग है, इंकी कैप रोग, ये एक तो इसके जो बीजाणु हैं कोपराइनस प्रजाति के, ये हवा में, वायुमंडल में होते हैं। आप कई बार देखते होंगे, मेरे पास अभी भी एक दो आदमियों की शिकायत आती है, डॉक्टर साहब पलटी मार रहे हैं, उसमें जो है ना ये जंगली खुम्भी दिखाई दे रही है कहीं कहीं एक आधी। तो मैं उनको कह देता हूँ कि भैया उन्हें पाड़ के, उखाड़ के, और उन्हें जो है आप आराम से कहीं गड्ढा खोद कर अपने उससे दूर दबा दो। अगर आप इसको वैसे ही फेंकोगे तो इसकी जो है स्पोर्स जो है, बीजाणु जो है, वो हवा में आएंगे और वो फिर उसमें आ जाएंगे। और अगर ये कंपोस्ट में दिखाई देती है तो इसका मतलब ये है कि आपको जिसने भूसा सप्लाई किया है, उस भूसे में कभी ना कभी बरसात के पानी से भीगे हैं, और उसमें वो काला काला जो बन जाता है ना, डले से बन जाते हैं, ढेले बन जाते हैं इसके आपका क्या कहते हैं, तूड़े के, भूसे के, तो उसमें जो ये आ जाती है। तो हालांकि तो सप्लाई करने वाला जो आपका भूसा सप्लायर है वो उनको निकलवा देता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक आधा आ भी जाता है, कईयों को वो फूट जाता है। तो फूटने के बाद उसमें से उसके स्पोर्स आते हैं और ये दिखाई देता है। अब दूसरी चीज इसमें क्या है कि जब आपकी ये बीमारी आएगी तो इसका जो है, इसमें कई बार आपकी जिप्सम की मात्रा भी कम होती है, जिप्सम नहीं मिलती है, या जिप्सम महंगी पड़ रही है, या जिप्सम आपके पास कम है, तो आप जिप्सम को भी कम डाल देते हैं, तो इसकी वजह से भी आती है। तो इसका प्रबंध कैसे करोगे? देखो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा प्रबंध ये है कि आप इसके कारणों को ही उत्पन्न मत होने दो। जैसे जब आप बिजाई करो या कंपोस्ट बना रहे हो, कंपोस्ट बनाते समय आमतौर पर हम ये कहते हैं कि 8 से 9 पलटियों में आपका कंपोस्ट बन जाता है, और वो जब बनेगा और उसमें सही मात्रा में आप सही सूत्र को इस्तेमाल करोगे कंपोस्ट के, तो आप देखोगे कि उसमें आपका अच्छा कंपोस्ट बनेगा। गड़बड़ क्या होती है, जैसे यूरिया एक ऐसा खाद है कि वो आज के दिन बाजार में और खादों के मुकाबले में सस्ता है। तो जब सस्ता होता है तो आदमी ये सोचता है, ले यार थोड़ा सा और ताकतवर बना दे अपने कंपोस्ट को, और ज्यादा खुम्भी निकलेगी। और जब वो उसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा कर देता है तो उसमें से
अमोनिया का प्रोटीन के रूप में परिवर्तित होना मुश्किल हो जाता है और उसमें अमोनिया रह जाती है। और खासतौर से जब आपका उसमें एयर वो नहीं बनेंगे, एयर के बबल्स नहीं बनेंगे, पानी अधिक होगा, तो वो यूरिया से जो अमोनिया बननी है वो आपकी उसमें से रिलीज नहीं होगी। तो आमतौर पे जो समझदार किसान है या पुराने किसान है वो 8-9 पलटी की जगह 10-10, 12-12 पलटी मार लेते हैं। लेकिन ये 8-10-12 पलटी जब कामयाब होगी जब आप शुरू में अपने भूसे को अच्छी तरह से भिगो लोगे और उसको भिगोने के बाद ही आप उसमें माड़ मिलाओगे। ये नहीं कि चल यार अब गीला सूखा कर दिया है, आगे से अगली पलटी में थोड़ा पूरा कर देना, उससे अगली में पूरा कर देना। अगर आप इस तरह से पानी पूरा करोगे कंपोस्ट का तो आप ये मान के चलो चाहे 15 से 20 पलटी लगा लेना, आपके उसमें से अमोनिया नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले आप अपना कंपोस्ट अच्छा बनाओ, क्योंकि इसके लिए कहा गया है कि इसमें इलाज से ज्यादा जो सर्वोत्तम है वो बचाव है। तो बचाव के लिए आप अच्छा कंपोस्ट बनाओ, उसमें अमोनिया किसी मात्रा में नहीं रह जानी चाहिए, उसमें यूरिया आपका कभी ज्यादा नहीं डालना चाहिए, उसमें आपका जरूरत से ज्यादा जो है ना कंपोस्ट में नमी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हो तो ये 3 बातें आप अवश्य ध्यान रखो और ये सोच कर चलो कि आपको पहले ही इसका बचाव या इलाज जो भी कुछ आप समझो वो समझ लो, लेकिन उसका आपको करना पड़ेगा। और नहीं तो ये आएगी और आप व्यर्थ में ही जो है ना किसी स्पॉन वाले के सिर हो गए कि जी आपने पता नहीं कैसा बीज दे दिया, मेरे तो वो जमरी है। और जब ये इसमें दिखाई देती है बेडों में या थैलों में तो कई बार इतनी ज्यादा निकल आती है कि हम उनको यही कहते हैं कि आप इसको जड़ से उखाड़ो है और इकट्ठा करके एक लिफाफा ले लो, वहीं आप उसे इकट्ठा कर लो और उसे बाहर निकाल के दाब लो। लेकिन ये अखबार को भी उठा देती है, अखबार के अंदर से भी निकल आती है। तो इस तरह से जो है ना आदमी बहुत परेशान हो जाता है और उसको इनको उखाड़ के बाहर फेंकना ही एक समस्या हो जाती है। और इस वजह से वो काफी परेशान होकर फिर वो अपने को किसी स्पॉन वाले के सिर होने के लिए तैयारी करता है, तो जिसमें उसको नुकसान होता है। तो आप इसका जो सबसे अच्छा तरीका है आप अच्छा कंपोस्ट बनाओ और उसको बिजाई करने से पहले उसकी अमोनिया की मात्रा और उसमें नमी की मात्रा सही करो, वो सही हो। क्या अगर हो सके तो बेशक आप 1-2 पलटाई जो है ना और लगा लो, या आप अगर टनल में आप कंपोस्ट बना रहे हो तो टनल के कंपोस्ट में आप उसमें जहाँ से एग्जॉस्ट आता है, जहाँ से हवा निकल रही है उसकी, तो वहाँ आप सूंघ के देख लो कि उसमें जो है ना अमोनिया की जरा सी भी बदबू ना आवे। अब अमोनिया की बदबू मैंने पहले भी 1-2 उसमें बता रखी है। अमोनिया की बदबू कैसी होगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी सार्वजनिक पेशाब घर में आप जब वहां जाते हो तो आपको देखते होगे कि आपको एक पंजेंट टाइप तीखी तीखी सी आपकी आंखों में लगती है और आपको जो है ना वो बदबू महसूस होती है। दोस्तों वही स्मेल जो है ना आपकी अमोनिया की होती है, उसी से मेल खाती, तो उस तरह की स्मेल आपके उसमें नहीं आनी चाहिए। अब आने के बाद इसका आप इलाज कैसे करोगे, बचाव कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज किस तरह से बचाव करोगे, नंबर 1 इनको उखाड़ना शुरू करो और जड़ से उखाड़ो, दिखते के साथ ही उखाड़ लो। ये नहीं जो न बढ़ने दो कि यार कल उखाड़ूंगा परसों उखाड़ूंगा, और फिर उसमें से आप देखोगे कई बार उसमें मशरूम में से टपकने लगता है। तो जब वो उसमें डाल सी टपकेगी, आपका काला काला सा वो टपकेगा है, या वो जो खुल जाएगी इस तरह से, खुलने के बाद आप उसमें देखते होगे कि वो छतरी खुलेगी तो उसमें से खूब सारे बीजाणु जो है ना वहीं आपके पड़ेंगे और वो उसी स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें और पैदा होंगे। क्योंकि आपका जो है नमी भी पूरी है, तापमान भी ज्यादा है और आपका जो है उसमें कंपोस्ट में जो है खुराक भी आपने जरूरत से ज्यादा डाल रखी है, तो वे अधिक से अधिक ये जंगली खुंबी वहां दिखाई देंगी। तो सबसे पहला काम, जैसे ही आपको इसकी मुंडी दिखाई दे, थोड़ा सा भी आप जब ही इसको उंगली देके नीचे से और उसको उखाड़ के जड़ से और आप वहीं के वहीं एक उसमें किसी थैले में रखो और आप उसको बाहर दूर दबा दो। अब इसके लिए सबसे पहली चीज तो आप इसमें पानी कम करने के लिए आप इसमें सोखा लगाओ, आप इसमें पानी ना मिलाना, पानी मत छिड़क देना। क्यों? पानी छिड़कोगे वो उसमें नमी और बढ़ेगी। तो इसलिए इसमें दवाई भी जो लगानी है वो भी आपको देख के कि भाई पहले आपने सुखा दिया
वो काफ़ी उसकी जो नमी की मात्रा थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। उसके बाद आप इसमें उड़ता सा स्प्रे मारो बावस्टीन का 100 लीटर में 50-60 ग्राम जो है बावस्टीन को घोल के और आप उसका स्प्रे कर सकते हो। चाहो तो इसमें थोड़ी सी जो है ना 200-300 ml के करीब आप फॉर्मली वो भी मिला सकते हो। उसका आप उड़ता सा स्प्रे मारो ताकि उसमें नमी ज़्यादा ना बढ़े और ये दवाई की बूंदें जो हैं वो आपके सारे बेडों पे या सारे लिफाफों पे आराम से पड़ जाए और वहाँ जो और पैदा होनी है वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाए। इसमें आप एक और दवाई आती है डाइथेनजेड 78, उसका भी प्रयोग कर सकते हो। उसको भी आप 100 लीटर में 100 ग्राम के हिसाब से घोल के और उसका भी स्प्रे कर सकते हो। तो ये दोनों दवाइयों का स्प्रे कर सकते हो और 5 से 7 दिन या 8 दिन के अंतराल पे आप इसका स्प्रे कर दो तो ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें जाड़ा चलता रहना चाहिए, माइसीलियम रन होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होंगी तो ये मशरूम के माइसीलियम को भी खा जाएगी और हो सकता है कि आपको ये बिल्कुल ख़त्म करके और इसमें आपको दोबारा से हाथ वगैरह निकाल कर इसके ऊपर इस दवाई का स्प्रे करके और फिर आपको वहीं का वहीं आप इसमें दोबारा आपको बीज स्पॉन में लाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें देख लो। अगर आपको कोई इस तरह की दिक्कत हो तो जैसे मेरे यहाँ आएंगे, अभी आपको जैसे इसमें ये खिंचवा के दिया है फोटो वीडियो बनाते समय, इसी तरह के चार्ट मेरे खाका सेंटर पे भी लगे हुए हैं और बरेली सेंटर पे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। लेकिन मुसीबत एक है कि जब आप आते हो स्पॉन लेने आप बहुत जल्दी में होते हो, इतनी जल्दी कि वो बर्दाश्त के बाहर है। अगर आप इन्हें यहाँ आओ या मेरे कोई से सेंटर में जाओ और आप इन्हें पढ़ो, देखो, इनके बारे में डिस्कस करो तो आप कई बीमारियों से बच सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ कि देखिए बीमारियों के लिए एक ही चीज़ का है, चाहे आदमियों की हो, चाहे पशुओं की हो, चाहे आपकी फसलों की हो या आपकी मशरूम की हो, बीमारियों के लिए इलाज से बेहतर हमेशा बचाव है। तो दोस्तों बचाव करके चलो, सही टेक्नोलॉजी अपनाओ, सही तकनीक अपनाओ और उसको ठीक ढंग से करो तो ये बीमारियां आपके नहीं आएंगी। अदरवाइज कभी कोई बीमारी आती रहेगी। तो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और इसके बाद एक अगला जो इसके बाद जो बीमारी आती है उसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को आपको पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथियों को भी बताएं और दिखाएं और उनको भी शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि ये प्रचार प्रसार का जो हमारा वीडियो चैनल चल रहे हैं ये आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और आप इसको देख के ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों इसको हम यही विराम देते हैं, अगले उसमें कोई दूसरी बीमारी के साथ आपके लिए प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों टाटा, बाय बाय, नमस्कार।